हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रदीप रुआल आपके पसंदीदा चैनल पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एक मुद्दा जो आज पूरे भारत में छाया हुआ है वो है किसान बिल 2020। आज पहले जानेंगे कि किसान बिल 2020 है क्या, और ये केवल क्या किसानों को प्रभावित करता है या इससे भारत का आम जनमानस, भारत की रीढ़ कही जाने वाला मध्यम वर्ग इससे कहां अपने आप को रिलेट करता है और उस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये भी आज के वीडियो में बात करेंगे। किसान बिल 2020 वे 3 कानून जिसे किसान काला कानून बता रहे हैं और सरकार जिन्हें ऐतिहासिक कह रही है वो है क्या। पहला कानून एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। एक्चुअली ये एक अमेंडमेंट है एक पहले बिल में। एक पहला बिल जो 1955 में पास हुआ, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिसमें तिलहन, दलहन, सब्जियां, अनाज, दालें एसेंशियल कमोडिटी में डाला गया और इन चीजों की एक तय सीमा से ज्यादा जमाखोरी अपराध मानी गई और यह माना गया कि यह कालाबाजारी को बढ़ाती है। दरअसल 1955 में एक कानून पास हुआ था। 1955 से पहले क्या था कि बड़े व्यापारी, उद्योगपति, कॉरपोरेट जरूरी सामान जैसे दाल, चावल, अनाज, सब्जियां, ये सारी चीजें स्टॉक कर लेते थे, उनकी जमाखोरी कर लेते थे और फिर जब बाहर बेचते थे तो उनकी कालाबाजारी करते थे। महंगाई एकदम से बढ़ जाती थी। आम जनमानस ने आंदोलन किया इसके खिलाफ और एक कानून बनवाया, कमोडिटी एक्ट 1955, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। इसके अकॉर्डिंग कोई भी व्यापारी एक तय सीमा से ज्यादा इन एसेंशियल कमोडिटीज का जमाखोरी नहीं कर सकता था। लेकिन मोदी सरकार ने इस कानून को बदल दिया और जो उद्योगपति है उस कानून के अकॉर्डिंग उन्हें खुली छूट दे दी गई। जो बदलाव 2020 में किया गया है कि आप इन कमोडिटीज, दाल, चावल, तिलहन, दलहन, सब्जियां, इनकी जितनी चाहे उतनी जमाखोरी कर सकते हैं। आपके ऊपर स्टॉक की कोई सीमा नहीं है। किसान इसी चीज का विरोध कर रहे हैं और मुझे तो ताज्जुब है कि किसान केवल अकेला क्यों खड़ा हुआ है, मजदूर उसका पक्ष क्यों नहीं ले रहा है, या ले रहा है तो उतने खुले तौर पर वो आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हो रहा है, जबकि ये सीधे सीधे आम जनमानस, भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों को ज्यादा प्रभावित करने वाली चीजें हैं। होगा क्या, जब एक असीमित स्टॉक उन्हें करने की इजाजत दी जाएगी तो वो सारी चीजें अपने स्टॉक में भर लेंगे, जमाखोरी कर लेंगे और फिर अपने मनचाहे रेट पर कालाबाजारी करेंगे। आज जो आटा आपको, जो अनाज 14 रुपए, 15 रुपए, 16 रुपए किलो मिल रहा है और आटा आपको 20-22 रुपए किलो मिल जा रहा है, वही आटा आम जनमानस तक पहुंचते हुए 60 रुपए, 70 रुपए किलो हो जाएगा। फिर ये त्राईमाम करेंगे लेकिन इनके हाथ में होगा कुछ नहीं। अगर आज ये इस कानून के खिलाफ किसानों के साथ खड़े नहीं होते तो ये इस वक्त को पछताएंगे। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कहते हैं कि मैं आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक मोदी के साथ खड़ा हुआ हूं। फ्रेंड्स, हम किसी के समर्थक या आलोचक नहीं है। अगर कोई सही काम करता है तो उसका समर्थन करते हैं, अगर गलत काम करता है तो उसका विरोध भी करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे लोग चेतना विहीन हो गए हैं। उन्होंने अपने आप को बेच दिया है कि आप चाहे गलत करो चाहे सही करो, हम आपके नौकर हैं, हम आपके गुलाम हैं, मानसिक रूप से गुलाम हैं और हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये बिल लागू हो गया तो इतनी महंगाई बढ़ेगी कि आम जनमानस, जिसे आज के टाइम समझ में नहीं आ रहा है, वो बिके हुए मीडिया को देखता है और गोदी मीडिया उन्हें समझाने में कामयाब रहता है कि भारत का पूरे विश्व में डंका बज रहा है, जबकि भारत की पूरे विश्व में थू थू हो रखी है। यूएन से लगाकर तमाम विश्व के बड़े बड़े देश आज कहीं ना कहीं भारत के विरोध में खड़े हैं या भारत के पक्ष में तो कम से कम नहीं है। किसान एक नारा दे रहा है कि सरकार की मजबूरी, अडानी अंबानी जमाखोरी, और जब जमाखोरी होगी तो किसान तो उससे कम प्रभावित होगा, आम जनमानस उससे ज्यादा प्रभावित होगा। इसलिए इस आंदोलन में आम जनमानस को सबसे बड़ी भागीदारी निभानी चाहिए। अगर और कुछ भी ज्यादा जनमानस नहीं कर सकता तो किसानों ने जो आह्वान किया है कि अंबानी के जियो, अंबानी के सारे मार्ट और अंबानी के पेट्रोल पंप्स
अंबानी जो भी बनाता है, अडानी जो भी बनाता है, और ताजा ताजा लाला जो देशभक्त का चोला पहन कर आया था, आज के टाइम जो सारी मिलावटी चीज दे रहा है, जिसकी बहुत सारी चीजों के ऊपर WHO और बहुत सारे संगठनों ने रिपोर्ट दे दी है कि ये मिलावटी चीजें हैं, जैसे शहद वगैरह। बाबा पतंजलि का अगर वो विरोध कर रहे हैं और वो आह्वान कर रहे हैं कि इनके प्रोडक्ट यूज मत कीजिए, जियो को छोड़िए, पोर्ट कराइए, तो आम जनमानस और भी कुछ नहीं कर सकता। तो एक सांकेतिक रूप से उन्हें समर्थन देने के लिए इन चीजों का तो त्याग कर ही सकता है। ये एक तरीके से आप कह लीजिए जैसे विदेशी को भगाना होता है, और ये जो उद्योगपति हैं ये किसी देश के नहीं है। फ्रेंड्स, जो दूसरा कानून है उस कानून को सरकार ने बड़ा लंबा और अच्छा सा नाम दिया है। उसका नाम है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस। बहुत लंबा और बहुत अच्छा सा नाम दिया हुआ है। इस दूसरे एक्ट में सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करती है, जबकि किसान इसे बंधुआ किसान कानून कहता है। इसमें सरकार कहती है कि कंपनियां किसान से एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी और अपनी पसंद की फसल उससे उपजवाएगी। वही किसानों को उन्नत बीज देगी, खाद देगी, दवाइयां देगी, और उसे तयशुदा यानी फसल बोते समय ही एक करार हो जाएगा कि आपकी फसल हम इस रेट पर लेंगे। इससे होगा क्या कि किसान की ये अनिश्चितता कि उसकी फसल का दाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो कहां बेचेगा, किसान की ये अनिश्चितता खत्म होगी। लेकिन किसान के क्या तर्क है? किसान के तर्क है कि इससे कंपनियां, मान लेते हैं कंपनी ने करार किया 10 रुपए पर केजी और मार्केट में रेट आ गया 20 रुपए, तो कंपनियां किसान को बाध्य करेगी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, चलिए आप अपना सामान 10 रुपए किलो में दीजिए। किसान मजबूर होगा 10 रुपए किलो में देने के लिए, वो बाजार का ऊंचा भाव नहीं ले सकता। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ, किसान ने मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट किया 15 रुपए में और दाम आ गया 10 रुपए किलो, तो फिर कंपनियां बहुत सारे बहाने बनाएगी। वो कहेगी कि आपकी फसल की गुणवत्ता खराब है, इस फसल का साइज ठीक नहीं है, इसका कलर ठीक नहीं है, ये तो काला है, ये तो नमी ज्यादा है। और ये ऐसा वाकया पंजाब में हो चुका है। किसान के सामने एग्जाम्पल मौजूद है, ऐसा पहले पंजाब में हो चुका है। पेप्सिको कंपनी ने पंजाब में किसानों से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप आलू उपजवाओ, हम सारे आलू आपके खरीद लेंगे। पहले साल क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में बंधा हुआ किसान बाहर मार्केट में रेट महंगा हो गया, उसे कॉन्ट्रैक्ट के कारण अपना फसल उस कंपनी को देना पड़ा। अगले साल क्या हुआ, जिस रेट में कॉन्ट्रैक्ट था बाहर मार्केट में उससे काफी कम रेट हो गया। तो कंपनियां क्या किया कि वो एक कड़ा लेकर आई और किसान को बोला कि आपकी फसल की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, हम केवल वो आलू लेंगे जो इस कड़े से निकलेगा। जो छोटे आलू बचे वो किसान के बेकार गए। किसान को यही डर है कि सरकार इस कानून के तहत कंपनी राज लाने जा रही है, और किसान इसका विरोध इसीलिए कर रहा है कि वो कंपनियों का बंधुआ नहीं होना चाहता। जो पहले आप मदर इंडिया जैसी मूवी में देखते थे कि लाला या साहूकार होता था, किसान उसका बंधुआ रहता था और उसके लिए खेती करता था। किसान कहता है कि ये कानून हमें उसी दहलीज तक ले जाएगा। और ऐसे किसी कानून की जब डिमांड आज तक किसी किसान संगठन ने सरकार से नहीं की, तो सरकार को आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि उसे ये कानून लाना पड़ा। और उसका डर जायज है, क्योंकि किसान अगर पहला बिल लेके आती है कि आप कितनी भी जमाखोरी कर लो, तो किसान का डर कहीं ना कहीं वाजिब दिखता है। तीसरे कानून का भी नाम बहुत अच्छा सा और बहुत लंबा सा दिया हुआ है। इस कानून का नाम है द फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। सरकार कहती है कि किसान को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आजादी होगी, जहां उसे अच्छे दाम मिल रहे हो देश में वो कहीं भी ले जाकर बेच दे। प्रथम दृष्टि ये बहुत अच्छा कानून नजर आता है, क्योंकि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। लेकिन किसान इसे कहता है कि एमएसपी छोड़ो मंदी तोड़ो कानून है ये। किसान का डर क्या है और वो डर कितना वाजिब है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। किसान कहता है
कि इससे सरकार साजिश कर रही है कि उसकी जो मंडियां हैं वो तोड़ दी जाए। सरकार कहती है कि आपको अधिकार होगा कि आप देश में कहीं भी बेच लो। किसानों की मंडी जो एपीएमसी होती है उसके पैरेलल सरकार प्राइवेट मंडियों को खड़ा करना चाहती है। सरकार कहती है कि आप चाहे प्राइवेट मंडी में बेच लो, चाहे आप सरकारी मंडी में बेच लो, और आप अपनी फसल कहीं भी बेच लो। लेकिन जो व्यवहारिक चीजें, जो व्यवहारिक चैलेंज, व्यवहारिक चुनौतियां सामने दिखाई देती है, क्या एक 5 बीघे, 10 बीघे, 20 बीघे का किसान, एक उत्तर प्रदेश का किसान क्या तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में अपनी फसल जाकर बेचेगा? ये बिल्कुल गैर व्यवहारिक है। दरअसल सरकार क्या चाहती है? सरकार ने समझौता किया है डब्ल्यूटीओ के साथ कि हम धीरे धीरे एमएसपी को समाप्त करेंगे। सरकार दरअसल एमएसपी से अपना पल्ला छुड़ाना चाहती है। सरकार चाहती है कि पैरेलल प्राइवेट मंडी खड़ी हो जाए एपीएमसी के, और 2-3 साल वो क्या करेंगे कि सरकार की मंडी से ज्यादा भी एक बार को दाम दे देंगे। धीरे धीरे सरकार की मंडी की व्यवस्था चरमरा जाएगी। जैसे आपने देखा होगा, भारत का प्रधानमंत्री एक प्राइवेट कंपनी जियो के उद्घाटन के लिए जाता है। जियो जब लॉन्च होता है तो भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री का फोटो बाकायदा एड में यूज करता है। कहां तक कानूनी है? क्या नरेंद्र मोदी को या भारत के प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, उसे बीएसएनएल का प्रमोशन करना चाहिए था या जियो का प्रमोशन करना चाहिए था? आपके सामने सारे रिजल्ट मौजूद हैं, कैसे जियो को बढ़ावा दिया गया और बीएसएनएल को गिराया गया। पहले जियो फ्री ऑफर किया गया, आज जियो मन चाहे रेट ले रहा है। कहीं इस कानून में भी ऐसा ना हो जाए। सरकार चाहती है कि एपीएमसी और एमएसपी से उसका पीछा छूट जाए, उसे अनाज एमएसपी पे ना खरीदना पड़े और बाहर व्यापारी अपने मनमाने दाम पर, औने पौने दाम पर खरीद कर बड़ी जमाखोरी कर ले और फिर उसके बाद कालाबाजारी करे। और ऐसा उनका जो शक है वो गलत भी नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि सरकार एमएसपी को गारंटीड कर दे। अगर कोई भी, चाहे वो मंडी के बाहर, चाहे वो मंडी के अंदर, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, जो भी खरीदे, कानून हो कि अगर कोई एमएसपी से नीचे, और एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम नहीं है ये, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि कम से कम इतना तो उसे मिले। सरकार कहती है कि हम एमएसपी को गारंटीड नहीं करेंगे, लिखित में आश्वासन दे देंगे। किसान चाहता है कि एमएसपी को गारंटीड किया जाए कि कहीं भी अगर फसल बिके तो कम से कम एमएसपी तो मिलेगा ही मिलेगा। किसान कहता है कि एमएसपी को गारंटीड किया जाए कि कहीं भी खरीदी हो एमएसपी तो मिनिमम मिले ही मिले। सरकार एमएसपी को गारंटीड नहीं कर रही, और यहीं उसकी नीयत साफ हो जाती है कि बिना जरूरत के कानून लाए गए और चोर दरवाजे से कानून लाए गए। अगर कानून इतने ही अच्छे थे तो सरकार को अध्यादेश के जरिए, चोर रास्ते के जरिए से लाने की कहां आवश्यकता थी? उस समय कहां इसकी आवश्यकता थी? जब कोरोना से जून में पूरा देश पीड़ित था, तब अध्यादेश के जरिए ये कानून क्यों लाए गए? और अगर इतने अच्छे थे तो आरएसएस जो नींव है, जो रीढ़ है इस सरकार की, उसका भारतीय किसान संघ इसका विरोध क्यों कर रहा है? सरकार के घटक दल इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? अकाली दल इसी मुद्दे पे सरकार को छोड़ के क्यों चला गया है? एक बार को विपक्ष का विरोध तो समझ में आता है, लेकिन अगर उन्हीं के साथी इसका विरोध करे और प्रत्येक किसान संगठन इसका विरोध करे तो समझ में आता है कि यह कानून दरअसल गुजराती पूंजीपतियों के हाथों में किसान और किसानी की लगाम, जमींदारी की लगाम उनके हाथ में देने की तैयारी है। सरकार सब कुछ 2-4 पूंजीपतियों के हाथ में सौंप देना चाहती है। तो फ्रेंड्स, जो किसानों ने समर्थन किया है कि अडानी की कंपनी, अंबानी की कंपनी, जियो वगैरह का जितना विरोध कर सकते हैं, इनका बहिष्कार कर सकते हैं, आप अपना नंबर वही रखते हुए किसी दूसरे कंपनी से अपना सिम पोर्ट करा के वही नंबर रखते हुए दूसरी कंपनी से अपनी सेवा ले सकते हैं। तो कम से कम अपना सांकेतिक विरोध दर्ज करने के लिए इतना तो आप कम से कम कर ही सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके यस बोलिए
और अगर आपको ये वीडियो खराब लगा तो आप कमेंट में नो लिखिए। थैंक यू वेरी मच।